दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो कैपेसिटर पैनल होते हैं, जो हमारा एपीएफसी पैनल मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल होता है, उसके अंदर किस तरह से कंट्रोलिंग होता है, किस तरह से वायरिंग मतलब पावर वायरिंग होता है और किस तरह से कंट्रोल वायरिंग होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा ए टू जेड। आप बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर पैनल है जिसे हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर या एपीएफसी पैनल के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे जो मेन पावर होते हैं उसके अंतर्गत जो हमारा मोटर्स लगे होते हैं तो उसके अंदर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये ऑटोमेटिक अपने आप क्या होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। तो किस तरह से इसका सिस्टम होता है, क्या क्या होता है, उसकी पूरी जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में मिल जाएगी और आपको यह वीडियो देखने के बाद कभी भी आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों अपना ETA स्मार्ट 16R का ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। इसमें cos फाई जो है आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए cos फाई जो होता है अपना पावर जो इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होना चाहिए, मतलब cos फाई जिसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं, इसका पावर जो फैक्टर जो होता है PF होता है वो यूनिटी होना चाहिए या अप्रोक्सीमेट 0.9899। ये जो होता है पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। जैसे यहाँ पर पावर फैक्टर दिख रहा होगा, यहाँ पर जितनी पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर लगे होते हैं दोस्तों, वो कैपेसिटर जैसे जैसे ऑन होते हैं वहाँ पर प्लस दिख रहा है, प्लस प्लस। अब भाई कितना ऑन है, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर ऑन है, मतलब 1 और वहाँ पर 4 दिख रहे हैं, ये 4 ऑन है। यहाँ पर पावर फैक्टर क्या होता है, या तो लीडिंग करता है या तो लैगिंग करता है। कभी भी आपको जो हमारा पावर फैक्टर होना चाहिए यूनिटी होना चाहिए, वो यूनिटी प्लांट के अंतर्गत नहीं हो पाता है। लेकिन पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो हमेशा पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग करता है। जब लीडिंग करता है तो हमारा कैपेसिटर को क्या करता है, ये ऑफ करता है अपने पावर को, मतलब कि जो कैपेसिटर पैनल है वो क्या करता है 0.99 या 0.98 के करीब में रखने का प्रयास करता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा अपने हिसाब से। अगर जब लीडिंग करने लगता है पावर फैक्टर तो क्या करता है, और कैपेसिटर पैनल को बंद कर देता है। कैपेसिटर के अंदर जो पावर जा रहे हो तो उसको बंद कर देता है। जैसे 1 हो गया, 1 से जैसे बढ़ता है तो लीडिंग पे आ जाता है, जैसे ही 1 से डाउन होता है वो लैगिंग पे आ जाता है। तो इसके अनुसार लीडिंग लैगिंग करके कि ये कैपेसिटर क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है। अब इसके लिए पैनल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, तो आपको दिख रहा होगा एक हमारा यहाँ पर WL3010 का एक एम्पेयर मीटर लगा है, एम्पेयर मीटर, और साथ ही साथ ये 16R का स्मार्ट आपको ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर लगा है। अब इसके अंदर चलिए देखते हैं किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये ऑटो और मैनुअल के लिए क्या है, सिलेक्टर स्विच है। और जैसे जैसे हमारा ऑन होता है कैपेसिटर पैनल, कैपेसिटर ऑन होता है मतलब कंडक्टर ऑन होता है, कैपेसिटर को ऑन कराता है, उसके अनुसार ये इंडिकेटर लगे पड़े हैं। अब इसको मैं खोल करके आपको दिखाता हूँ, एक बार दूर से आपको दिखा दूँ ये कैसे दिख रहा है। ये हमारा सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट ये एपीएफसी पैनल है। इसके अंदर आपको कंट्रोलिंग को समझाता हूँ, बहुत आसान है, ये कोई बहुत बड़ी इसकी कंट्रोलिंग या पावर वायरिंग नहीं होता है। एक एक करके हम सब समझाएंगे, आपको पूरा अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। इसके पीछे कैपेसिटर लगे हैं जो कि 3 फेज़ के होते हैं और उसका किस तरह से कंट्रोलिंग किया गया है इसको समझा दो। सबसे पहले पावर वायरिंग समझा दो दोस्तों। पावर वायरिंग क्या होता है, पावर वायरिंग के लिए ये 3 फेज़ पावर हमारा MCB में इन हुआ है और इन होकर के यहाँ से आउट होकर के ये हमारा MOC जो स्पेशल टाइप का कंडक्टर होता है उसके अंदर जाता है, उससे आउट होता है और वो चला जाता है कैपेसिटर में। सिंपल वायरिंग है, यहाँ से इन किया, यहाँ से आउट हुआ MCB से, और MCB से आउट होकर के ये कंडक्टर में जाता है, कंडक्टर से आउट होता है और चला जाता है कहाँ पर, जो हमारा 3 फेज़ का जो हमारा कैपेसिटर है उसमें जाकर कनेक्ट होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो, जाकर डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से सारे जितने भी हमारा कंडक्टर है, MOC का मतलब क्या होता है दोस्तों, MOC का मतलब होता है मैक्सिमम ऑपरेटिंग करेंट, मतलब कितना करेंट को ये ऑपरेट करा सकता है, उसके अनुसार से ये MOC टाइप का हम क्या करते हैं कंडक्टर का
चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा ये MOC20 है, MOC20, MOC25 है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे ये MOC50 है, ये आपको 50 है। इस प्रकार से ये सारे MOC कंडक्टर लगे हुए हैं। ये स्पेशल टाइप के कंडक्टर होते हैं दोस्तों। अब इसमें पावर वायरिंग सिंपल है, यहाँ पर एक ही MCCB से कंट्रोल कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर 250 एम्पियर का ये MCCB है, दिख रहा होगा 250 एम्पियर का MCCB है, और इससे दो कंट्रोल किया जा रहा है हमारा 50-50 का क्या MOC, मतलब कम जो हमारा स्पेशल टाइप का कंडक्टर होते हैं उसको ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ होगा कि पावर वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सिंपल से आया, कनेक्ट हुआ, गया कंडक्टर में जो हमारे कैपेसिटर होते हैं उसमें जाकर कनेक्ट हो जाता है। MCB से इन किया, MCB से आउट हुआ, ये पावर डायरेक्ट कहाँ जुड़ा होता है, ये हमारा जो मेन पैनल होता है इसके अंतर्गत जुड़ा होता है। बस और कोई समझने की कोई दिक्कत नहीं हो, कहाँ जुड़ा होता है इसका पावर, जो हमारा ये कैपेसिटर पैनल का मेन ब्रेकर है, इसको हम ऑफ करते हैं। जैसे ACB लगा हुआ है, ईयर सर्किट ब्रेकर आपको दिख रहा होगा, ये ACB है और इससे जुड़ा हुआ है ये कैपेसिटर पैनल। ठीक है, यहाँ तक पावर वायरिंग समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कंट्रोल वायरिंग की। तो कंट्रोल वायरिंग बहुत आसान होता है दोस्तों, सिंपल बात होता है। इसको ऑटो और मैनुअल में ऑन कराना होता है। यहाँ पर होता यूँ है, सबसे पहले समझा दूँ, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर के लिए CT लगा होगा, वहाँ CT से आपको देखिए यहाँ पर दो तार आया है, S1 और S2 CT से दो तार आए हैं, यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं। ये इसका फेज और न्यूट्रल है, लाइन और न्यूट्रल यहाँ पर अटैच कर दिए गए इसके खुद के पावर के लिए। और यहाँ पर आपको जो CT से दो तार आए हैं, CT से 6 तार आएंगे, क्योंकि प्रत्येक फेज में एक CT लगता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक CT जो है आपको लिया गया है। ठीक है, एक फेज़ का एक CT लेकर के यहाँ पर S1 और S2 को कनेक्ट कर दिया गया है। तो आपने ये जो एम्पेयर मीटर है इसको कनेक्शन करना सिंपल है, समझ गया। क्यों यहाँ पर एक ही लगा है उसको अभी जस्ट समझाएंगे आपको, जो कि इसमें समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो CT का आपको पावर यहाँ पर लगा हुआ है, उसी CT का जो कनेक्शन है वो आ जाता है यहाँ पर। यहाँ पर आपको दिखा दें, ये CT का S1 और S2 पॉइंट दे रहा है, इसमें आकर के ये जुड़ गया है। S1 और S2 जो यहाँ पर जुड़ा हुआ था वही आकर के यहाँ पर जुड़ गया है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दो दिख रहे हैं, यहाँ पर दिया भी होगा U1 और देखिए यहाँ पर U1 U2। ठीक है, यहाँ पर जो दो फेज बच जाते हैं मेन सप्लाई से, वो 415 440 वोल्ट का वो आकर के यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है। जो ये इसमें जो फेज यूज हो गया है, उस दो फेज को छोड़ करके बाकी के दो फेज से यहाँ पर पावर सप्लाई यहाँ पर इनपुट में इसके लिए मिल गया है, यहाँ पर पावर मिल गया है। एक में CT और एक में दो फेज आकर के जुड़ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पर रिले का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रिले का कैसे काम होता है वो समझाते हैं। यहाँ पर यहीं से एक फेज उठाया गया है और वो फेज ले जा करके यहाँ पर जो रिले का कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों, ये हमारा जो FEFC कंट्रोल पैनल है, कंट्रोलिंग का जो रिले ऑटोमेटिक कंट्रोलर सिस्टम है, उसमें एक कॉमन पॉइंट एक दिया है जो C1 यहाँ पर जुड़ गया है। बाकी आपको दिख रहा होगा रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4, रिले 5 करके यहाँ पर दिया गया है। ये रिले 6, रिले 15 दिख रहा होगा। फिर उसके बाद लास्ट में एक और दे दिया है अलग करके, यहाँ पर कॉमन पॉइंट 2 दे दिया है और ये 16-17 पॉइंट दे दिया है। इसमें भी NONC दिया है, यहाँ पर NONC का इस्तेमाल करके कुछ अलग काम कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर केवल क्या दिया है, NO दिया है। जब रिले ऑपरेट होगा तो उसका अनुसार ये कंप्लीट करेगा फंक्शन को। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला रिले से क्या ऑपरेट कराया जाता है। पहला रिले से पावर निकला, ये तो हमने पावर दे दिया, इससे जो निकलेगा अपने अनुसार ये और सेंस करेगा, सेंसिंग के अनुसार ये अगर 108 से पावर देगा। 108 कहाँ जाता है देखिए, 108 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर सेलेक्टर स्विच में दो NO पुश बटन लगाए गए थे, एक NO ऑपरेट होता है ऑटो में और एक मैनुअल में। अभी सारे ऑटो में है, मतलब यहाँ पर सटे, ये सटे हुए इससे है। जब ये 108 में पावर देगा तो 107 से निकलेगा और 107 से निकल करके यहाँ पर इस वाले, ये फर्स्ट नंबर है, इस वाले में डायरेक्ट 107 का पॉइंट
कनेक्ट कर दिया गया। देखिए एक साथ दिख रहा है, तो मतलब कि ये डायरेक्ट वहाँ से निकला और ये पुश बटन के अंदर जो सिलेक्टर स्विच से ऑन कराया गया, यहाँ पर ऑटो में आया और यहाँ से पावर निकल कर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 802 है जो कि इसके लिए 803, 804, 805 ऐसे करके 813 तक आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 802 इस दूसरे के लिए यूज़ किया गया है। जैसे 802 का इनपुट यहाँ पर आया, 702 से निकलेगा, 702 से निकला और वो आ गया, इसको ऑपरेट करा दिया, इस वाले एमओसी कंडक्टर को ऑपरेट करा दिया। न्यूट्रल सब में कॉमन कर दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 से आया, 703 के द्वारा आउट हुआ, 803 से आया और 703 से आउट हुआ और इस वाले कंडक्टर को ऑन करा दिया ऑटो के लिए। अब मैनुअल के लिए सेम फंक्शन है दोस्तों। ऑटो के लिए सिंपल समझ में आ रहा है कि यहाँ से इन कराया, वहाँ से रिले से आउट हुआ और यहाँ पर आया और यहाँ से आउट ओवर। प्रत्येक अलग अलग जितने सेलेक्टर स्विच यूज़ किए गए, जितने एनो पुश बटन यूज़ किए गए सेलेक्टर स्विच के माध्यम से, एक में ऑटो है और एक में मैनुअल है। तो ये वाला ऑटो वाला सारा सेलेक्ट किया गया है, ऑटो में भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ से। इसी प्रकार से 804 है, 704 से आउट होगा। 704 कहाँ है, देखिए 704 यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है। सिंपल है, यहाँ से आउट हो रहा है और यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो जा रहा है। जैसे ये ऑन होता है उसके अनुसार यहाँ पर इंडिकेटर लगे हुए हैं, सबका इंडिकेटर। जैसे ही यहाँ पर पावर आएगा, यहाँ जैसे ही पावर आएगा वो चला जाएगा इंडिकेटर में। जैसे कि यहाँ पर देखिए इंडिकेटर के लिए क्या है, 700 में आया तो 700 से जुड़ा हुआ है 701, यहाँ पर भी पावर आ गया है। जैसे ही यहाँ पर पावर आएगा वो यहाँ पर भी आ जाएगा। इस प्रकार से 702 के इंडिकेटर ये है, 703 का इंडिकेटर ये है। मतलब कि जितना इंडिकेटर हमने यूज़ किया है वो सारे इंडिकेटर का पॉइंट जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो हमारा मैनुअल का फंक्शन है, मैनुअल से द्वारा भी हम इसको ऑन करा रहे हैं। तो मैनुअल के लिए हम डायरेक्ट ऑन करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक फेज लेकर के ये फेज आया हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको देखिए प्रत्येक में दूसरे वाले में आर फेज जुड़ा हुआ है दूसरे पॉइंट पे, जो कि इस वाले में ऑटो है, इस वाले में मैनुअल है, इस वाले में ऑटो है, इस वाले में मैनुअल है। तो यहाँ पर एक फेज ऑलरेडी दे दिया गया है। जैसे ही हम मैनुअल चाहेंगे और ये वाला पॉइंट इसे शॉर्ट है, इस वाले पॉइंट से इसको शॉर्ट कर दिया गया, ये वाला पॉइंट इसको उठा करके इस वाले लूप कर दिया गया है। तो जैसे ही अब सेलेक्टर को हम मैनुअल में करेंगे तो यहाँ पर पावर ऑलरेडी रहता है, इससे होकर के पावर चला जाएगा हमारा ये कंडक्टर है एमओसी का, उस पर जा करके जुड़ जाएगा। तो पावर हम मैनुअल में आसानी से अपने आप ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअल में ऑपरेट नहीं किया जाता है, इसको मैनुअल में ऑपरेट करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कब किसने कैपेसिटर को ऑन कराना है, तभी हम ऑन करा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ऑन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो और मैनुअल में किस तरह से फंक्शन कराते हैं वो बात आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, और इसका कंट्रोलिंग किस तरह से हुआ है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक में कोई भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार से इस वाले का भी सिस्टम है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर वहाँ से आपने देखा कि 708, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813 ये सारे रिले वहाँ से इस वाले पॉइंट से रिले से यहाँ पर यहाँ से 813 तक आउट हुआ है, और बाकी इस वाले पैनल में आया हुआ है, ये भी उसी का अंग है। तो यहाँ पर आया है, और यहाँ से जैसे ही हम ऑटो में कर रखे हैं अपना ऑटोमेटिक इस कंडक्टर को पावर देता है, और यहाँ पर ऑलरेडी पावर होता है, ये पावर चला जाता है कैपेसिटर के ऊपर, और कैपेसिटर ऑन हो जाता है, और जो हमारा जितने भी पावर फैक्टर की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो ऑटोमेटिक ऑन करा लेता है। तो अब यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, इसको हम करते हैं लॉक। अब चलते हैं, आपको पीछे कैपेसिटर दिखा देते हैं दोस्तों, ताकि पूरा अच्छे से आप कैपेसिटर को भी देख लें और पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हम इसको लॉक कर देते हैं। अब इसके पीछे क्या है दोस्तों, कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर आवश्यकता के अनुसार ऑन कराए जाते हैं। उस कैपेसिटर को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये कैपेसिटर है, जितना एमओसी रहेगा उसके अनुसार हम कैपेसिटर का चयन करते हैं। यहाँ पर सारे 3 फेज जो आए हुए हैं इस वाले पर कनेक्ट हो गए हैं, देख लीजिए अच्छे से दिख रहा है। तो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर वहाँ से 3 फेज जो आया हुआ है कंडक्टर से वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से इस वाले में भी है, यहाँ पर भी आवश्यकता के अनुसार जितना कैपेसिटर के भी EAR में आता है दोस्तों,
kVAR में कैपेसिटर आता है, जैसे कि यहाँ पर भी लगे हुए हैं। देखिए ये कितना का है, 20 kVAR का है, ये 10 kVAR का है और यहाँ पर 5 kVAR का। जो जितने कैपेसिटर आप एमओ से जितना लगाएंगे उसके अनुसार, जितना का कैपेसिटर का लोड के अनुसार जितना कैपेसिटर लगाना होगा उसके अनुसार आपने कैपेसिटर लगा देना है। अभी जस्ट जगह खाली है, जितना लोड बढ़ता जाएगा उसके अनुसार कैपेसिटर यहाँ पर अटैच होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कैपेसिटर से रिलेटेड जो डाउट होता है कैपेसिटर पैनल से रिलेटेड, वो डाउट आपका पूरा क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ, और कैसा लगता है दोस्तों ये वीडियो देख करके आप ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि मुझे भी लगे कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उससे आपको हेल्प मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।